नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। वक्फ कानून पर पूरी तरह रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, रोक का नहीं कोई आधार। बोर्ड में नहीं होंगे 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम। कलेक्टर नहीं कर पाएंगे भूमि विवाद का निपटारा। देहरादून बेंगलुरु के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी उड़ान शुरू। सीएम धामी ने शुभारंभ कर पर्यटन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने वाला बताया कदम। 18 शहरों के लिए वन स्टॉप कनेक्टिविटी उपलब्ध। पीएम के जन्मदिन पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाएगी सेवा पखवाड़ा। लगाए जाएंगे रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर, होंगे संवाद कार्यक्रम। 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन से होगा विकास कार्यों का प्रचार। देहरादून में कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान किया शुरू। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 5 लाख हस्ताक्षर जुटाकर चुनाव आयोग को सौंपने का ऐलान। इसे जन आंदोलन का बताया रूप। और पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश। 17 और 18 सितंबर को येलो अलर्ट। अतिवृष्टि की आशंका। मौसम विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बना सकते हैं। साथ ही राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई हवाई सेवा का शुभारंभ किया। देहरादून से बेंगलुरु के बीच सीधी दैनिक उड़ानों की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम प्रदेश के पर्यटन, निवेश और रोजगार को नए आयाम देगा। नई उड़ान से छात्रों, आईटी प्रोफेशनल्स और उद्यमियों को सीधी सुविधा मिलेगी। कंपनी 18 और शहरों के लिए वन स्टॉप कनेक्टिविटी भी दे रही है। पहली उड़ान शाम 4:30 बजे देहरादून से रवाना हुई। हम सभी के लिए बड़ा आज खुशी का दिन है कि देहरादून से बेंगलुरु के लिए प्रतिदिन सीधी उड़ान यहां से प्रारंभ हो रही है। लंबे समय से इसके लिए हम सभी सीधी सेवा चलाने के लिए प्रयासरत हैं और ये सेवा उत्तराखंड और दक्षिण भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी को और सशक्त बनाएगी। देहरादून में कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की हेराफेरी कर रही है। कांग्रेस ने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अभियान चलाने का ऐलान किया। इसमें 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा कर चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है और जनता भाजपा की सच्चाई जान चुकी है। देश में 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया, राहुल गांधी जी ने कर्नाटका की एक लोकसभा सीट में किस प्रकार से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट वोट बना करके किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रही है, इसका खुलासा जब हुआ, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया और वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा अब आगे बढ़ते बढ़ते एक जन आंदोलन बन रहा है। देहरादून में कांग्रेस के पुतला दहन और उसके साथ ही एडवेंचर टूरिज्म में घोटाले के आरोपों पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। आपको बता दें, पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन बन चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट का आवंटन नियम और टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य को देश और दुनिया के नक्शे पर अहम स्थान दिलाने में जुटी हुई है।
कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोलने की मशीन है और वो लगातार एक नहीं अनेकों मामले में लगातार जनता को भ्रमित करने के लिए, गुमराहित करने के लिए लगातार झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। और जॉर्ज एवरेस्ट की अगर बात करेंगे, वहाँ की जो ज़मीन आवंटन का जो मामला है वो विधि सम्मत जो नियम के तहत और टेंडर प्रक्रिया के नियमानुसार जो हो सकता था उसी के अनुरूप हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिस तरह को कांग्रेस फैला रही है। और इसके साथ ही वहाँ पर पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बने, क्योंकि हमारा राज्य देश ही नहीं दुनिया में पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र को विकसित करने का भी अगर काम किया है तो इस सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार रोहिला आज जयपुर के दौरे पर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां मौसम विभाग के लिए चुनौती हैं। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन तंत्र को लगातार मजबूत कर रही है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम, कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सेवाएं एक्टिव की गई हैं। जयपुर यात्रा में उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की और आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। का उद्देश्य कुछ नहीं था। हमारा रोहिला नामदेव समाज छिपा समाज के 2 अधिवेशन थे, उसमें मैं आया था। और सौभाग्य से मेरी किरोड़ीमल जी से भी भेंट हुई है। मैंने उनसे आग्रह किया कि आपदा के अंतर्गत कुछ एक्सपर्टाइज हमारा आपदा के लोग हैं, उनसे यहाँ राजस्थान के कुछ एक्सपर्ट लोग मिल सकते हैं आपस में। उनका भी आग्रह था कि इस तरह के कार्य होने से अच्छा एक दूसरे को सीखने समझने का काम होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पूरे प्रदेश को मिल रहा है और पूरा राजस्थान एक प्रोग्रेसिव स्टेट बन गया है। आप जानते हैं उत्तराखंड में जो आपदाएं आती हैं उस कारण वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है और प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आती है, लेकिन हम आपदा को निस्तारित करने के लिए त्वरित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार प्रशासन शासन तैयार होता है वो अपना अपना भूतपूर्व है। अभी थराली के अंदर, धराली के अंदर और विभिन्न स्थानों पर आपदा आई, लेकिन आपने देखा होगा कि 2 या 3 दिन के अंदर ही बड़ी से बड़ी आपदा के अंदर वहाँ जीवन बहाल करने के लिए सभी संसाधन जुटाए गए और बहुत तेजी से जीवन बहाल करा गया। राजकीय शिक्षक संघ का प्रदर्शन सल्ट में तेज हो गया है। यहां पर ब्लॉक मुख्यालय मौलेखाल पर शिक्षकों ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली का तर्पण और दहन किया। शिक्षकों ने सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई और ये कहा कि 18 अगस्त से लगातार यह आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है। उन्होंने 3 प्रमुख मांगों में नियमावली निरस्त करने, स्थानांतरण और प्रमोशन को लागू करने की बात कही। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर 17 सितंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। 18 अगस्त से राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे प्रांत में हमारा ये आंदोलन चल रहा है और हमारी मुख्य मांगे हैं प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त हो और सभी के स्थानांतरण हो और तीसरा प्रमोशन। 3 बिंदु पर हमारा आंदोलन चल रहा है और आज लगभग 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन सरकार ने अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। और इससे आहत होकर आज, क्योंकि ये श्राद्ध का समय चल रहा है, तो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया था कि आज हम जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती की नियमावली है उसका तर्पण करेंगे और उसका दहन करेंगे। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमने राजकीय शिक्षक संघ सल्ट के बैनर तले मौलेखाल में तहसील चौक पर जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती की नियमावली है उसका तर्पण किया और दहन किया। हमने जो आज हमारे अपने ब्लॉक मुख्यालय में जो तिलांजलि और तर्पण कार्यक्रम किया, वो दरअसल में हमने सरकार की उन कुरीतियों को और उन नीतियों का विरोध किया है जिसके अंतर्गत वो हमारे एक तो सबसे पहले प्रधानाचार्य सीधी भर्ती जो कि वो करना चाहते हैं, जो कि हमारे शिक्षकों के लिए एक अपमान की बात है। हमारे शिक्षकों का सम्मान तभी होगा जब उनकी पदोन्नति से उनको प्रधानाचार्य पद मिलेगा। हम सभी शिक्षक लगभग 1 महीने से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी बहरी हो रखी है, ऐसी अंधी हो रखी है जो हम शिक्षकों की, जो कि हम अपने छात्रों की, अपने बच्चों की, नौनिहालों का भविष्य बनाते हैं, उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं हो रही है। रुड़की नगर निगम पर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया। प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि भाजपा और नगर निगम जनता को गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेत्री पूजा गुप्ता ने खुद झलभराव क्षेत्र में पहुंचकर टैंकर और ट्रैक्टर से 2 दिन तक पानी की निकासी करवाई। सचिन गुप्ता ने कहा कि मेयर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, केंद्र से 1500 करोड़ मिलने के बावजूद जनता को फंड को लेकर भ्रमित कर रहे हैं। कि 2 मीडिया कर्मी, क्या वहाँ 2 मीडिया कर्मी थे? वहाँ पे कई सारे मीडिया के लोग थे, मीडिया भाई थे, हमारे बंधुवर थे, जिन्होंने दिखाया। और वहाँ पे केवल 4 व्यक्ति हमारी तरफ से थे, बाकी सारी जनता कृष्णा नगर की थी, जो वहाँ पे समझा रही थी मीडिया को और बता रही थी कि देखिए हमने एक मेयर चुनी, हमने जो है एक सत्ता चुनी भाजपा की, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे दुख दर्द पे खड़ी नहीं हो रहे हैं। केवल चलना और जाना इसका समाधान नहीं है। समाधान वो है जब आप उसका समाधान करना चाहें। पूजा ने वो समाधान करने की कोशिश करी, दिखाया 2 दिन लगातार चलकर समाधान कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ भाजपा को उस समाधान को आगे बढ़ाना चाहिए। जब 200 करोड़ आएंगे तब बात करनी चाहिए। रुड़की के पाडली गुर्जर गांव में आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। वसीम नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे ऋषिकेश हायर सेंटर रेफर किया गया। हमला अरमान और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश को लेकर किया। पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार भी कार्रवाई की जाएगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। इस अवधि में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम सहित विविध आयोजन होंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन आयोजित करने की योजना बनाई गई है। ये अभी सेवा पखवाड़ा की निरंतर बैठकें चल रही हैं और 17 तारीख हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में, मोहल्लों में जाके स्वच्छता कार्यक्रम करेंगे। हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य शिविरों का लाभ लें और उस स्वास्थ्य शिविर में किसी भी प्रकार की जैसे पर्ची कटती है या कुछ होता, निःशुल्क, वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। उसके बाद हमारा मैराथन का कार्यक्रम है जो 21 तारीख को होगा, जिसमें हमारा युवा मोर्चा और युवाओं द्वारा मैराथन होगी, जिसमें कि पूरे विधानसभा वाइज हम मैराथन को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मनवीर चौहान पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर चौहान ने कहा कि वो पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। चौहान ने कहा कि उनका संकल्प है कि पार्टी के विचार और सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और पूरी निष्ठा से संगठन को मजबूत करने का काम किया जाए। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, विशेष रूप से अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं जन जन तक उसको पहुंचा सकूं और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं। खबर उत्तराखंड के लोहाघाट से है। लोहाघाट नगर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस और व्यापारियों की बैठक हुई। इस बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, चंपावत सीओ शिवराज सिंह राणा सहित व्यापार मंडल पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी ने नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। व्यापारियों ने स्टेशन बाजार में ग्राहकों के वाहनों का चालान न करने और उन्हें खरीदारी करने के लिए समय देने की मांग की। आज
आज हमारी एक हमने मीटिंग कॉल की थी, ये व्यापार संघ की मीटिंग थी। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी ये मीटिंग हुई। देखिए, मुख्य एजेंडा ये था कि व्यापार हम लोगों ने करना है। व्यापार करने के लिए हमें व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था किसने बना के देनी है? हम स्वयं व्यापारियों ने बना के देनी है। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि जो हम लोग अपनी बाइक्स लाते हैं और हम जो सड़क को एक हम लोगों ने स्थान बना दिया है जहाँ पे दिन भर हमने पार्किंग का एक स्थान बना दिया है, ये गलत है। हमें पहला सुधार अपने में लाना पड़ेगा। तो सीओ साहब ने ये बताया कि 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन तक आप लोगों को आगाह किया जाएगा कि आप लोग जो बाइक्स हैं या जो आपकी कार है, जिन वाहनों से आप अपने घर से अपने निर्धारित स्थान तक आते हैं, उन बाइक्स को हटाया जाए। उसके बाद चश्मा चालान की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आज मीटिंग बुलाई गई थी व्यापार मंडल और सभी प्रतिष्ठित यहाँ नागरिकों द्वारा और विशेषकर व्यापारी द्वारा, इसमें जो भी सुझाव आए उनसे हम अक्षरशः पालन करेंगे। इसमें हमने अपील की है कि व्यापारियों का भी हमें सहयोग मिले। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी बाइक वगैरह जो भी है जो निर्धारित जगह पर रखें पार्किंग, उनमें खड़े करें। और जो कोई यहाँ पर सामान लेने के लिए आ रहे हैं उनको 20 मिनट का समय दिया जाए और जहाँ पर निर्धारित जगह वहीं पर। और इसके अलावा 10 बजे से 2 बजे तक कोई भी मालवाहक इस बीच में जो है, जो स्टेशन के हमारे जो यहाँ पर है, इसमें सामान लोड या अनलोडिंग नहीं करें। देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों तक भी कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर समेत देहरादून जिले में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 17 और 18 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें अतिवृष्टि की आशंका जताई गई है। तोमर ने कहा कि धीरे धीरे बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है, लेकिन 19 सितंबर को कुमाऊं के कुछ इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित जगहों पर बने रहने की अपील की। पिछले 24 घंटे में भी हमारे को काफ़ी जगह पे जो है भारी से अति भारी वर्षा रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी अगले 24 घंटे में भी जो है भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी है, जिसमें कि कुमाऊं में हमारे को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऐसा अनुमान है कि भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ इधर देहरादून जिले में अगले 48 घंटे के लिए जो है वो अनुमान यही है, कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर जनपदों में और देहरादून में भारी वर्षा का अनुमान है। उसके बाद 17 तारीख और 18 तारीख में जो है येलो अलर्ट है। इसमें भारी बारिश का नहीं है, लेकिन अतिवृष्टि की चेतावनी है। इसमें चांसेस बन सकते हैं। नैनीताल की पहचान और सैलानियों की पहली पसंद माल रोड अब खतरे में आने लगी है। ये रोड अब धीरे धीरे धंसने लगी है। दरअसल नैनीताल की माल रोड जगह जगह दरारें और गड्ढे बनने की वजह से खतरे में आ गई है। आवाजाही भी खतरे में आ गई है। ये सड़क झील के किनारे बनी होने के कारण बेहद संवेदनशील मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो बड़े हादसे हो सकते हैं। नेपाल में हिंसा के दौरान नेपाल की जेल से कई कैदी फरार हो गए थे। इस बीच उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। चोरी छुपे अब भारत में घुसने की इनकी कोशिश लगातार हो रही है और ऐसे में कई कैदी बॉर्डर पे पकड़े जा चुके हैं। सीओ चंपावत शिवराज सिंह राणा ने बताया कि नेपाल हिंसा के बाद बॉर्डर में एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर एसएसबी और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है। नेपाल आने जाने वाले लोगों की कड़ी तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा नेपाल जेल से भागे कैदियों की भारत में घुसपैठ का है, जिसको लेकर पुलिस और एसएसबी हाई अलर्ट मोड पर है। में इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता है और वहाँ पर कई जेलें भी टूटी हैं। तो इसमें जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं, चाहे टनकपुर है, बनबसा है और इधर हमारा तामली और पंचेश्वर वाला क्षेत्र है, इसमें
SSB के साथ में पुलिस की लगातार गश्त चल रही है कि कोई भी ऐसा तत्व वहाँ से न आ पाए, विशेषकर अपराधी जो जेल से भागे हैं उसमें सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। पौड़ी जिले से खबर है, यहां पर गुलदार के हमलों की घटनाएं अभी भी नहीं रुक पा रही हैं और इसकी वजह से लोगों में दहशत भी है और आक्रोश भी है। ताजा घटना श्रीकोट गांव की है। यहां गुलदार ने घर से ही 4 साल की मासूम को उठा लिया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत और आक्रोश है। 12 सितंबर की रात पोखड़ा रेंज के श्रीकोट गांव में गुलदार ने घर में खेल रही बच्ची को उठाकर जंगल की ओर ले गया। ग्रामीणों और परिजन ने पूरी रात तलाशा, आखिरकार बच्ची का क्षत विक्षत शव झाड़ियों में मिला। वन विभाग द्वारा गांव में 2 पिंजरे लगाए गए हैं। ट्रैंकुलाइजिंग टीम को भी तैनात करने की कवायद चल रही है। ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि सरकार वन्य जीव संघर्ष को लेकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। देखिए, रिखनीखाल ब्लॉक से खबर आई थी, एक बच्ची को उठा के बाग ले गया था, तो उसमें तत्काल हमारे SDO वहां पर पहुंचे थे और उन लोगों से बात करने के बाद कल फिर हमारे अधिकारी पहुंचे और कल जिस तरह से उन लोगों को वहाँ एक चल रहा था कि लड़की का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक बाघ को मार जाए, लेकिन समझाने के बाद वो लोग मान गए थे, लड़की का अंतिम संस्कार किया। और हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम या तो ट्रैंकुलाइज करके बाघ को पकड़ने का काम कर रहे हैं या उसको नष्ट करने का तत्काल यहाँ पर हम लोग आदेश कर देते हैं। तो आज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, जिसमें गाँवों को सोलर लाइट देना, तमाम अवेयरनेस कैंप लगाना, और उसके बाद भी अगर घटना हो जाती है तो मैं एकदम त्वरित कार्रवाई विभाग करता है और इस मामले में भी सरकार विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।